गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों 2-3 दिन से जो है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि आज से सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, चाहे उसमें घटना चक्र की सीरीज हो या फिर आरओ यारो के लिए जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी, ध्येय आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की और पीसीएस मंत्रा की। साथ ही साथ विजन आईएएस की जो करंट अफेयर्स सीरीज चल रही थी यूपीएससी 2024 के लिए, वो सीरीज सभी कुछ आज से हमारी शुरू हो जाएंगी। हालांकि 2-3 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे कि मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा 2-3 दिन। लेकिन अब इसी सीरीज में हम लोग कर रहे हैं आज ध्येय आईएएस के आरओ के टेस्ट सीरीज, जिसका कि आपको पता है कि 411 पोस्ट के साथ 9 अक्टूबर से इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं और इसके बारे में डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आरओ स्ट्रैटेजी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, वहां आप देख सकते हैं कैसे आप 80 और 55 के रूल को फॉलो करके अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। आज हम करेंगे हिंदी का टेस्ट, और जो कि ये रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग सेकंड टेस्ट, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ध्येय आईएएस के जो टेस्ट किए हैं उसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये तीनों ही आपने जनरल स्टडीज के कंप्लीट किए और एक टेस्ट नंबर और हुआ है जो कि केवल हिंदी का कंप्लीट हुआ है। तो इस हिसाब से ये हिंदी का सेकंड टेस्ट पेपर रहेगा, और हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ भी सेकंड टेस्ट पेपर है, और साथ ही साथ जीएस वर्ल्ड के टेस्ट पेपर भी चल रहे हैं और पीसीएस मंत्रा की भी। और पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे कि इतनी अच्छी क्वालिटी में आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे पीडीएफ के साथ ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर नहीं कराए जा रहे हैं, केवल और केवल ग्लैंस एकेडमी पे कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या के साथ, बेहतर तरीके से एकदम एंटरटेन करते हुए। बिल्कुल रटना नहीं है, बस समझना है और रिवीजन करना है, और आपका सिलेक्शन हिंदी में बेस्ट क्वेश्चन के लिए होगा। और इसी के आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि घटना चक्र की जो आरओ की प्रीलिम्स और मेंस की जो हिंदी की पब्लिकेशन की पुस्तक है वो भी हमने तैयार कर ली है। उसके भी जो है कि पीडीएफ तैयार हो गई है और मैंने उसका सैंपल टेलीग्राम में डाल दिया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहां पे आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि अब उसकी भी क्लास शुरू हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लेट मत करिए वरना आपकी स्टडी पीछे हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है। क्षर का अक्षर होता है, बिल्कुल सही बात है। सुलभ का दुर्लभ होता है, यह भी सही है। पूर्ण का संपूर्ण, ये बात एक ही है, या तो पूरा कर दो या संपूर्ण, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे संपूर्ण का जो होना चाहिए था वो होता आपका क्या, अपूर्ण। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि संपूर्ण का अपूर्ण होता है, और याचक मतलब होता है मांगना, और दाता मतलब होता है देने वाला। तो इसलिए पहले का हो गया सी आंसर। अगला है प्रीति का सही विलोम। अब प्रीति का मतलब क्या होता है, प्रेम, किसी से हम प्रेम करते हैं, तो प्रेम का तो विलोम होता है घृणा, लेकिन उसी भाषा में प्रीति का जो घृणा हो, जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा द्वेष। क्या हो जाएगा, द्वेष। जबकि घृणा का क्या होगा, प्रेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रहित। ग्रहित किसका विलोम है? ध्यान दीजिएगा, ग्रहित मतलब होता है, मतलब एक तरीके से लेने वाला, दान को ग्रहण करने वाला, और इसका अपोजिट हो जाएगा अर्पित। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान हमने आपको अर्पित कर दिया सब चीजें। और त्याज्य की बात करेंगे तो त्याज्य नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि त्याज्य होता है आपका ग्राह्य का। हालांकि ग्राह्य लिखा जाता है, ग्रहित और ग्राह्य दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब हम वर्तनी के हिसाब से शब्दों का चयन करेंगे तो त्याज्य ग्राह्य का हो जाएगा और अर्पित ग्रहित का होगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ शब्द दिया हुआ है और यहाँ विलोम, क्योंकि 10-10 प्रश्न आते हैं विलोम और शब्द। यौवन का देखेंगे आप, वार्धक्य हो जाएगा, सही है। वक्र का ऋजु हो जाएगा, यह भी सही है। लेकिन सूर का असुर नहीं होता है दोस्तों। सूर का क्या हो जाएगा, भीरु होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, भीरु होता है इसका। बाकी सभी सुमेलित है। श्रव्य का दृश्य यानी सुनने का देखना हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? इप्सित का अभिप्सित, उद्घाटन का अंत, आगमन का प्रस्थान, अवर का द्व्यर। तो आप देखेंगे कि आगमन का प्रस्थान केवल सही है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये गाड़ी संख्या स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आप देखें कि इसका आगमन हो रहा है और इसका प्रस्थान हो रहा है, वो बिल्कुल सही होता है। जबकि इप्सित का अभिप्सित नहीं हो सकता, इसका जो होता है वो होता है आपका अनिप्सित। क्या होता है, अनिप्सित। और अगर हम बात करें उद्घाटन, तो उद्घाटन का अंत नहीं होता है, बल्कि हम किसी कार्यक्रम का समापन कर रहे होते हैं। और अवर का जो होता है वो द्व्यर नहीं होता है,
प्रवर होता है। जैसे यूपीपीसीएस आयोग जो वैकेंसी कराता है तो उसमें प्रवर लिखता है ना, अवर अधीनस्थ और प्रवर अधीनस्थ, तो ये इसके अपोजिट होते हैं। तो आगमन का प्रस्थान केवल यही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हर्ष का विलोम पूछ रहा है। अब यहाँ पे हर्ष किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि हर्ष का मतलब होता है खुशी, मतलब उल्लास, मुझे प्रसन्नता है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, दुख, अर्थात हो जाएगा आपका विषाद। विषाद मतलब होता है दुख। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है, प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, गौण का या प्रच्छन्न का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रच्छन्न का जो है कि ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष आपस में अपोजिट है, क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने और परोक्ष या अप्रत्यक्ष, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। और गौण के साथ अगर हम इसका विलोम ढूंढेंगे तो प्राथमिक होता है, यानी कि जो चीजें प्राथमिक है उसका अपोजिट गौण हो जाता है। तो यहाँ जो प्रतिपन्न का था वो प्रच्छन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल का विलोम बताइए। तो भाई सरल का विलोम क्या होगा, कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है, कठिन भी होता है। तो डी हो जाएगा कि सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। समास शब्द का विलोम बताइए क्या होता है। भाई समास मतलब होता है जोड़ के रखना, लेकिन उसका जो विग्रह होता है, समास विग्रह या समास का खंड कर देना या व्यास कर देना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी के सभी इसके विलोम हो जाएंगे। आगे देखते हैं लुभावना। लुभावना का जो विलोम होता है दोस्तों, जैसे लुभावने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आकर्षित करना, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका घिनौना। क्या हो जाएगा, घिनौना हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं 11 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए द्रौपदी का जो पर्यायवाची है वो कृष्णा भी रहेगा, सौरेंद्री भी रहेगा, मतलब सौरंद्री भी, और याज्ञसेनी भी रहेगा। परंतु आप देखेंगे अभया, अभया जो है कि दोस्तों ये दुर्गा का होता है। किसका होता है, दुर्गा का विलोम मतलब पर्यायवाची होता है, न कि द्रौपदी का। क्योंकि अब हम करने लगे हैं पर्यायवाची, विलोम नहीं कर रहे हैं। 10-10 प्रश्न आते हैं, इस पे स्ट्रेटजी वाली वीडियो जरूर देख लेना आरओ की, कि हिंदी में कैसे मार्क्स लाएंगे, तो मैं इसका लिंक लगा दूंगा। और साथ ही साथ आपको जो घटना चक्र PYQ है आरओ की हिंदी के, उस पर भी आज या कल में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आप हिंदी में स्पेशली कैसे फोकस करके आप 55+ मार्क्स सही कर सकते हैं। क्योंकि मेरे खुद पर्सनली जो है कि दोस्तों 2021 में 53 मार्क्स आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो बलदेव कौन, जो कृष्ण के भाई थे, और कौन से भाई थे, बड़े भाई थे। तो बलदेव को आप देखेंगे कि बलभद्र भी कहते हैं, रेवती रमण भी कहते हैं, रोहिणे भी कहते हैं, लेकिन शेषधर नहीं कहते हैं, क्योंकि जो शेषधर होता है वो शेष नाग मतलब शिव जी का पर्यायवाची माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। अर्थात कि एक वर्ग दिया हुआ है, इसमें कोई भी एक शब्द ऐसा होगा जो पूरे वर्ग को गलत कर रहा होगा। जैसे स्वामी, नाथ, खाविंद, ये जो पर्यायवाची होता है ये पति का होता है, हस्बैंड को कहते हैं। तिरोहित, अगोचर, गुप्त, ये जो होता है आपका पर्यायवाची, ये अप्रत्यक्ष या गुप्त का हो जाता है, या परोक्ष भी कह सकते हैं। भूबृहित, महीधर, फणेन्द्र, अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर ये वर्ग गलत हो जाएगा, क्योंकि फणेन्द्र दोस्तों ये आपके शेषनाग का होता है। किसका होता है, शेषनाग का होता है, न कि यहां पर आप देख रहे हो कि जो दिया हुआ है भूभृत या महीधर, ये तो होता है पर्वत का। लेकिन जो फणेन्द्र होता है यही वर्ग यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि फणेन्द्र आपका शेषनाग का होता है। और सुरारी, निशाचर, रजनीचर, ये राक्षस के होते हैं। तो सी वाले में 2 वर्ग सही थे लेकिन एक गलत था, इसलिए इसको चयन करना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची, मदिरा जिसका हम लोग सेवन करते हैं नशे के लिए, तो उसका जो सही पर्यायवाची पूछा जा रहा है वो हो जाएगा आंसू। क्या होगा दोस्तों, आंसू। जैसे वारुड़ी कह सकते हो, आसव कह सकते हो, शराब कह सकते हो, ये सभी मदिरा के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आपका, किन नरेश, ध्यान दीजिएगा, किन नरेश किसका पर्यायवाची है। तो किन नरेश कुबेर का पर्यायवाची, जो कुबेर का खजाना होता है ना, उसके पर्यायवाची माने जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। तो कौन सा एक ऐसा वर्ग है जो पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। जैसे उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ये सभी के सभी सार का पर्यायवाची है। जैसे हम किसी चीज का सार निकालने की बात करते हैं ना, मतलब उसको डिटेल्ड में बताना, उपसंहार करना अर्थात कंक्लूजन करना, संक्षेप करना, उसके मर्म अर्थात उसके मूल कॉन्सेप्ट को बताना। तो इसीलिए 16 का हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही। अगला प्रश्न यहाँ पे 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ पे शब्द दिया और यहाँ पर्यायवाची दिया है, एक यहाँ पर गलत है। जैसे हनुमान को
ब्रंजार्जिक भी कहते हैं, आंगन को वगर कहते हैं, परंतु कुबेर को सितिकंठ नहीं कहते। ये जो कंठ है, नीलकंठ, सितिकंठ, ये आपके महादेव अर्थात कि भोलेनाथ का जो है कि पर्यायवाची है, कुबेर का नहीं। गरुड़ को हरियान भी कहते हैं, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो वर्ग है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची देखिए, अर्णव भी है, नदीस भी है, जलधि भी है, लेकिन पयोधी नहीं है, क्योंकि पयोधी आपके बादल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बादल का। अगला प्रश्न 19 नंबर को देखते हैं। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? कुंभिल की बात करेंगे तो कुंभिल देखिए चोर का पर्यायवाची। किसका? चोर का। सी ऑप्शन हो गया। 20वां है सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि। ये पर्यायवाची किसके देखने को मिलते हैं? जो सिखी है और ध्वजी है, केकी है, अगर इसकी हम बात करें तो ये मोर के पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। किसके होंगे? मोर के। और भी इसके शिवसुत, वाहन, नीलकंठ, ये सब भी मोर के ही पर्यायवाचियों में आते हैं। अगर हम बात करें रीता का सही तत्सम है, तो यहाँ पे रीता कोई व्यक्ति नहीं बल्कि रिक्त स्थान जो होता है ना, फिलिंग द ब्लैंक, ठीक है, तो इसके लिए अपोजिट मतलब तत्सम यूज किया जाता है, तो ये रिक्त हो गया। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि जो तत्सम शब्द होते हैं ये होते हैं मूलतः संस्कृत के शब्द जो एज इट इज यूज किए जाते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है जो हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है। तो रिक्त कहा जाता था, ये तत्सम हो जाता है, लेकिन अब रीता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? यानी पहला वर्ड तद्भव होना चाहिए, दूसरा तत्सम होना चाहिए। इस आधार पे एक बेमेल आपको बताना है। ऊन का उर्ण हो जाएगा, ऊन आपका तद्भव हो गया और उर्ण क्या हो गया? आपका तत्सम। जामुन का जंबू, क्योंकि जंबू हो गया तत्सम और जामुन हो गया तद्भव। चबूतरा और चतवाल, यह भी सही है, लेकिन कपूत का कर्पूर नहीं होता है। कपूत अगर एक तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द होगा दोस्तों कुपुत्र। क्या होगा? कुपुत्र। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, मतलब बेमेल है। अगला प्रश्न एक तत्सम शब्द है सांचा, रुखाई, समश्रु, यम्य है। तो यहाँ पे संस्कृत का वर्ड जो है वो आप देखेंगे कि कौन सा हो जाएगा? ये समश्रु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूछ, जो हमारे मुंह के ऊपर, होठों के ऊपर जो होता है वही होती है मूछ। और अगर हम बात करें सांचा, तो ये आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा सच्चक। क्या बनेगा? सच्चक। अगर हम रुखाई की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा रुक्षता, और अगर हम मेघ की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा मेघ। ये सभी तत्सम शब्द बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो समश्रु है ये ऑलरेडी तत्सम है और इसका जो मूछ है ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? अगला प्रश्न, तत्सम और तद्भव युग्मों के हिसाब से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब पहले आपको तत्सम ढूंढना है और उसके बाद तद्भव, और इस आधार पे देखना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो देखिए, प्रिय क्या है? प्रिय आपका तत्सम हो गया और इसका तद्भव होता है पिया। स्नेह तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो ने होता है। यही तो हमसे कह रहा है कि पहले तत्सम ढूंढो फिर तद्भव ढूंढो। फिर खरपर, और खरपर का क्या होता है? खपटा। लेकिन दोस्तों आपको ये देखना है कि जो करपट होता है ये होता है आपका तत्सम, और जो कपड़ा होता है ये होता है आपका तद्भव। आज हम लोग करपट यूज नहीं करते बल्कि कपड़ा शब्द यूज करते हैं। तो तद्भव पहले है, तत्सम बाद में, जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पहले आपको तत्सम का ग्रुप बताना है। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन गलत है। हालांकि दिया सही है, लेकिन पहले तद्भव दे दिया बाद में तत्सम दे दिया। अब प्रश्न में पूछ रहा है पहले तत्सम बाद में तद्भव, तो ये याद रखना है। 25 प्रश्न को देखते हैं। एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है, अर्थात 3 शब्द कैसे होंगे? तत्सम होंगे। तो तद्भव की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका सौत। सौत तद्भव है, तो इसके लिए हम तत्सम शब्द क्या यूज करते हैं? सपत्नी। क्या करते हैं? सपत्नी। और शून्य की बात करेंगे तो शून्य का तद्भव होता है सूना। शून्य का तद्भव सूना। सिम्बा का तद्भव सेम, और हीरक का तद्भव होता है हीरा। क्लियर हो गई बात? तो सौत एक ऐसा शब्द है जो ऑलरेडी तद्भव में था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? यानी 3 शब्द तत्सम है और एक शब्द तद्भव है, और उस तद्भव शब्द को ही ढूंढना है। तो अगर आप देखोगे एला, एकल, उज्ज्वल, ये तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं, लेकिन जो आपकी गेंद है ये आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि गेंद का जो होता है तत्सम क्या होता है? कंदुक होता है दोस्तों। क्या होता है? कंदुक। ये आपका तद्भव शब्द है गेंद, और इसका तत्सम हो जाएगा कंदुक।
अच्छा, अब बात आती है कि जैसे यहाँ उज्ज्वल लिखा हुआ है तो इसका हम तद्भव क्या लिखेंगे, तो उजला हो जाएगा। एकल की बात करेंगे तो एकल का क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। ये तद्भव मैं बता रहा हूँ। एला की बात करेंगे तो एला का क्या हो जाएगा, इलायची हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। एला का क्या हो जाएगा, इलायची हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम अगले प्रश्न को। तो यहां पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि तत्सम और तद्भव के युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है, यानी कि पहले तत्सम होना चाहिए और बाद में तद्भव। अगर ऐसा नहीं है तो वो युग्म गलत माना जाएगा। जैसे लोचन आपका तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाता है, लोयन। बात सही है। मुष्टि आपका तत्सम है और मुष्टि का तद्भव हो जाएगा मूठ। और दुर्लभ आपका तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा दूल्हा, क्योंकि दूल्हे आजकल बहुत दुर्लभ हो चुके हैं सरकारी नौकरी वाले। और जानना और ज्ञान, तो आप देखें ज्ञान क्या होगा, तत्सम हो जाएगा और जानना हो जाता है तद्भव। तो यही डी हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट लिखा है, उल्टा करके लिखा हुआ है। अब देखते हैं नेवला का तत्सम, यानी नेवला कैसा हो गया, तद्भव शब्द हो गया। तो नेवला का तत्सम होता है नकुल। नेउर मत कर देना, क्योंकि भोजपुरी में कोई कोई लोग नेउर बोलते हैं, लेकिन तत्सम नकुल होता है। अब अगला प्रश्न, उद्वर्तन का सही तद्भव पूछा जा रहा है। उद्वर्तन का सही तद्भव, तो उद्वर्तन क्या हो गया, तत्सम हो गया। लेकिन इसका तद्भव जो होता है वो उबटन हो जाता है। जो आप लोग उबटन लगाते हैं ना, हल्दी हल्दी पीस के चेहरे को चमकाने के लिए एकदम, कि कोई देखे भाव दे, तो वो वाला उबटन है ये। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। यानी कि यहाँ पे जो हर एक ऑप्शन में चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें एक ऐसा होगा स्टेटमेंट जहां पे सभी के सभी शब्द तद्भव होंगे, तो उसकी पहचान करनी है। जैसे आप देखेंगे शीशम, रैन, भालू, पान, ये चारों ही तद्भव हैं। ये चारों ही तद्भव है, तो बी ऑप्शन हो गया। अगर मैं कहूं कि रैन का जो तत्सम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका रजनी। भालू की अगर मैं बात करूं तो भालू का हो जाएगा तत्सम भल्लुक। क्या हो जाएगा, भल्लुक। पान की बात करूं तो पान का हो जाएगा पर्ण। और शीशम की बात करूं तो सिंसपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंसपा। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे विशेषण विशेष्य की। तो 31 प्रश्न है, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म की पहचान करनी है। भक्ति, भक्त, लक्षण, लाक्षणिक, संताप, संतप्त, वर्णित, वर्ण। तो डी हो जाएगा कि वर्ण और वर्ण ये विशेष्य विशेषण की दृष्टि से युग्म गलत है, क्योंकि वर्णित होता है आपका विशेषण और इसका विशेष हो जाएगा वर्ण, जबकि आपसे पहले विशेष से पूछा जा रहा है, बाद में विशेषण। तो ये उल्टा करके लिखा हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया। अगला प्रश्न 32, एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, इसका मतलब वो विशेष से होगा। तो अलंकृत विशेषण है, उपदेशक विशेषण है, झंकृत विशेषण है। लेकिन औचित्य की बात करूं तो ये विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। और औचित्य का जो विशेषण होता है वो होता है उचित। क्या होता है, उचित। तो बी हो जाए, मतलब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष शब्द है, तो क्या होगा दोस्तों, एक विशेष है, यानी तीन यहाँ पे विशेषण दिए हुए और एक विशेष की बात पूछ रहा है, तो पुष्टि हो जाएगा। क्योंकि पुष्टि का जो विशेषण होता है वो होता है पौष्टिक। पौष्टिक भोजन करते ना, तो ये आपका विशेषण हो गया। जबकि निजी, कौटुंबिक और तल्ख, ये तीनों ही आपके विशेषण हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कौटुंबिक का विशेष से क्या हो जाएगा, तो कुटुंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुटुंब। और अगर निजी की बात करूं तो निज हो जाएगा, ये इसका विशेष से हो जाएगा। तल्ख की बात करूं तो तल्खी इसका विशेष से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, विधेय और विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो आप देखेंगे कि अमरूद मीठा था, सही है। आदमी गरीब है, सही है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपरोक्त सभी विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है। यानी कि पहले विशेषण नहीं होगा, विशेष से होगा, इसीलिए तो वो गलत बनेगा। तो आप देखेंगे कि व्याकरण और व्याकरण ये विशेषण विशेष्य की दृष्टि से गलत है, क्योंकि यह विशेष विशेषण युग्म है। यानी कि व्याकरण क्या हो गया, विशेष, और इसका विशेषण हो गया व्याकरण। बाकी ये तीनों ही आपके सही हैं। तो 35 का ये जो कि गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 36, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, वह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। तो 36 का हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की पुजारी जी की कोई विशेषता या विशेषण की बात नहीं की गई है। जबकि यहाँ काला, यहाँ सुंदर, यहाँ परिश्रमी, ये तीनों ही विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द हैं।
अगला प्रश्न है, एक विशेष शब्द है। तो जो विशेष शब्द है वो होता है आपका आयु, और आयु का जब आप विशेषण बनाएंगे तो आयुष्मान हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना आयुष्मान भव, या जब आप शादी के कार्ड को देखते हैं तो चिरंजीवी या आयुष्मान लिखा होता है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण, जबकि ये है क्या, विशेष शब्द है। अगला प्रश्न है, उर्मी की बात करेंगे तो उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन है। तो उर्मी क्या है, एक विशेष शब्द है, और इसका जो सही विशेषण होगा वो हो जाएगा आपका उर्मिल। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। क्या लगाकर, प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, यानी वो इससे पहले विशेष था। तो आप देखेंगे कि ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, ये तीनों ही प्रत्यय लगाकर विशेषण बने, इसलिए डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जैसे गुलाब में ई जोड़ दिया, राष्ट्र में ई जोड़ दिया, और ऐतिहासिक में इक जोड़ दिया, तो इसलिए इतिहास का ऐतिहासिक हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर, ये क्या है दोस्तों, तो ये क्रिया विशेषण, क्योंकि रोना क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, रोने का काम क्रिया हो गया, और क्रिया कैसी हो रही है, जोर जोर से हो रही है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया कि ये क्रिया विशेषता है, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है आपका द्विपद। अब यहाँ पर उपयुक्त वाक्यांश पूछा जा रहा है कि द्विपद के लिए क्या वाक्यांश होगा। तो जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ है उसको हम द्विपद कहते हैं। सॉरी, गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसके दो पद हैं यानी कि दो पैर हैं उसे हम द्विपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके दो पद या दो पैर हैं उसको हम द्विपद कहते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। तो अल्पज्ञ का मतलब हो गया जो कम जानता हो, तो बी ऑप्शन हो गया। लेकिन जो कुछ ना जानता हो उसे आप क्या कहोगे, जो कुछ ना जानता हो उसे हम कहेंगे अज्ञ, यानी ये कुछ भी नहीं जानता। और जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। और इसके साथ जो ज्ञात ना हो सके उसको हम लोग कहते हैं अज्ञात। तो ये चारों ही मैंने बता दिए, और 42 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु शब्द क्या यूज करोगे। तो जब हम आर्थिक सहायता दे रहे होते हैं तो उसे हम अनुदान कहेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऋण लगा देंगे, जबकि होना क्या चाहिए, हम आर्थिक मदद कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, कोई ऋण नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अनुदान हो जाएगा। तो इस छोटे छोटे शब्दों को ध्यान देना है। गिरधारी शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त बात जो वाक्य है, तो गिर मतलब होता है पहाड़, और उसे धारण करने वाले जो कि कृष्ण के लिए कहा जाता है, तो इसे कहते हैं जो पहाड़ को धारण करते हैं उनको हम गिरधारी कहते हैं। और अगर जो चक्र को धारण कर रहे हो दोस्तों तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे चक्रधर, चक्रधारी नहीं चक्रधर। और जो चंद्र को धारण कर रहे हो उसे हम कहेंगे चंद्रधारी, क्या कह देंगे, चंद्रधारी। जो भू को धारण करते हो तो उसे हम कह देंगे भूधर। तो यहाँ पे 44 का बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु शब्द क्या होगा। जो व्यक्ति घर को लौट आता है वापस तो उसे हम कहते हैं प्रत्यागत। क्या कहते हैं, प्रत्यागत। अगला प्रश्न है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, यानी कोई कोई बोझ होता है ना हमारे सिर पे जिसे ढोना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या ढोना कठिन होता है, तो उसको हम दुर्वाह कहते हैं। क्या कह देते हैं, दुर्वाह कह देते हैं। अच्छा, दुर्भागा कैसे कहते हैं, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, यानी जिससे उसका पति प्रेम ना कहते हो उसे दुर्भागा कहते हैं। और दुरंगा जिसके दो रंग होते हैं। और दुर्गे जो कठिनता से जाना जा सके, यानी कुछ ऐसी बातें जो कठिन परिश्रम के बाद आदमी जान पाता है। अगला प्रश्न है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा। तो अविकल के लिए अगर आप देखोगे तो ज्यों का त्यों, क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों, उसके लिए हम अविकल शब्द यूज करते हैं। निम्नलिखित शब्द और उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे अज जो जन्म नहीं लेता, द्वाहित्र पुत्री का पुत्र, पांचजन्य युधिष्ठिर का संग, प्रदोष रात्रि का प्रथम प्रहर। तो 48 का हो जाएगा सी, क्योंकि युधिष्ठिर का जो संग होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं अनंत विजय। जो युधिष्ठिर का संग होता है उसे हम अनंत विजय कहते हैं। लेकिन पांचजन्य किसे कहते हैं, तो ये श्री कृष्ण का संग होता है। किसका संग होता है, श्री कृष्ण का संग होता है। तो ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं 49 नंबर पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जो आकाश में विचरण करता है उस वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जो आकाश में विचरण करता है उसका सही उत्तर हो जाएगा नभचर।
ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और उभयचर क्या होता है, जो आकाश और स्थल दोनों पे विचरण करता है उसे हम उभयचर कहते हैं। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। तो मुकुल शब्द का हो जाएगा वह फूल जो खिलने जा रहा है, मतलब जो फूल खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहेंगे। अच्छा, जो फूल खिला ना हो इसका मतलब क्या हो गया, वो कली है, कली के बाद ही तो फूल बनेगा। और कमल की डंडी के लिए हम लोग मृणाल शब्द का प्रयोग करते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल, इसको हम लोग कहते हैं सरसिज। क्या कहते हैं, सरसिज। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर आपके वर्तनी और वाक्यों की अशुद्धि की पहचान शुरू की जा रही है। तो अब इसे भी देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध। देखिए यही गलत हो गया, क्योंकि घोर नहीं होना चाहिए बल्कि घनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता है। तो मुझे क्या करना, यह भी सही है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ भी। अधिकतर लोगों का यही विचार है, यह भी सही है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, यह भी बात सही है। तो यहाँ पर वाक्य तो सही है। निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मनीषीगण, विभीषिका, वैक्रम, याज्ञवल्क्य। तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट है जिसको आपको देखना है। तो देखिए याज्ञवल्क्य यहाँ पे सही है। अब आप कहोगे सर मनीषीगण क्यों गलत है, क्योंकि मनीषीगण में जो स पे मात्रा होती है वो छोटी की मात्रा होती है, और ये वैक्रम इस तरीके से नहीं लिखा जाता बल्कि इसमें विसर्ग लगता है, वैक्रम लिखा जाता है। विभीषिका की बात करेंगे तो यह भ पे बड़ी की मात्रा होती है, न कि छोटी की मात्रा। अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, तिलांजलि, तिलाजली, तिलांजलि और तिलांजलि। तो अब यहां पर आप देखें कि ए वाला से तिलांजलि यानी ल पे छोटी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है, तो सस्य श्यामला, मुमूर्षु, छत्र छाया और श्रृंगार। तो आप देखेंगे कि श्रृंगार भी सही है, सस्य श्यामला भी सही है, मुमूर्षु भी सही है, लेकिन जो अशुद्ध शब्द है वो छत्र छाया है, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता बल्कि इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें आधा च आना चाहिए, छत्र छाया इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कि यही गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त सभी। अब यहां पर आप देखेंगे कि चारों ही स्टेटमेंट मतलब तीनों ही सही। भाई वह घोड़े पर सवार था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। केवल 4 रुपए दीजिए, यह भी सही है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, यह भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि 55 का डी, ये चारों ही सही है। अब यहाँ पे हम चलते हैं 56 प्रश्न पे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प आपको देखना है। तो किसकी आपको ग्रुप में देखनी है इस वर्ग में, कि किसकी जो वर्तनी है वो गलत लिखी गई है। किंवदंती सही है, इकट्ठा सही है, मुनिगण सही है, भागीरथी सही है, ये चारों ही सही है। फिर आगे देखते हैं, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, यह भी सही है सभी। क्लेश, कुमुदनी, अनुग्रहित, समुज्जल, यह भी सही है। मुहूर्त, राजमहल, देखिए राजमहल गलत हो गया, ये राजमहल नहीं होता बल्कि राजमहल होता है। निरपराधी, इकलौता गलत हो गया, क्योंकि इकलौता होता है, इकलौता, इकलौता नहीं। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे ये गलत लिखे हुए हैं। और मुहूर्त भी गलत है, हालांकि बड़े उ की मात्रा होनी चाहिए थी। और निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सब चलाचली का मेला है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। 57 का बी, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ये गलत है, क्योंकि शरणागत में जो व्यक्ति आ रहा है वो कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे ये वर्ड आने की आवश्यकता नहीं थी, बस सिंपल लिखना था शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, क्योंकि शरणागत का मतलब ही हो गया कि कोई ना कोई आपकी शरण में आया है, तो वहां पे व्यक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, यह स्त्री भाग्यवती है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में जाना है, और देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बी ऑप्शन को सही कर देंगे। हालांकि जब आप डिपार्टमेंट में आएंगे, जैसे मैं इस समय डिपार्टमेंट में हूं, तो मुझे पता है कि स्टेटमेंट इसी तरीके से यूज होते हैं। जो आप ऑफिशियल लेटर देखेंगे, जो विभाग से लेटर जारी होते हैं, सूचना जारी होती है, तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है, सूचनार्थ प्रेरित, सूचनार्थ प्रेरित लिखा जाता है या प्रेषित लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि सी यहाँ पे गलत लिखा है। मुझे मेला में नहीं, मुझे मेले में जाना है। कहाँ जाना होता है, मेले में, क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, यावज्जीवन, यवज्जीवन,
और यावज्जीवन यवज्जीवन, बोलने में भी कठिन लग रहा है। तो आप देखेंगे इसका ए वाला सही है, यावज्जीवन। अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि सी वाला सही है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। अब यहां पे आप देखोगे कि ए, बी और डी क्यों जो है कि सही नहीं है। तो देखिए, अच्छे कार्य में अनेकों का मतलब क्या होता है भाई? अच्छे कार्य में संकट आते हैं या अनेक संकट आते हैं, आप ऐसे कर सकते हो। अनेक संकट आते हैं, अनेकों का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए गलत हो गया। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। यहाँ पे सौंदर्यता नहीं होता, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, ये होना चाहिए था। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली को लगना चाहिए था, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, इसलिए ए, बी और डी गलत था जबकि सी सही था। तो ये था दोस्तों आपके लिए। आप देखेंगे कि टोटल अगर हम बात करें तो ये टेस्ट नंबर आपका 5 हो जाएगा, जबकि हिंदी का ये टेस्ट नंबर 2 है, क्योंकि इससे पहले हमने जीएस के 1, 2, 3 तीन टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं और अब साथ ही साथ पीसीएस मंत्रा के भी शुरू किए जाएंगे और जीएस वर्ल्ड के भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आप लोग, ताकि आपके और भी जो फ्रेंड्स सर्किल है जो कि आपके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उन ग्रुप के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।